आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। और बताओ यार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर क्या हाल चाल है। आज हमारा 48 सेशन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि जो हमारा सेशन नंबर 50 होगा, मतलब हमारे लाइव स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 50 होगा, वो भी मेरा आपके साथ ही होगा। ठीक है जी। मैंने जब सेशन स्टार्ट किए थे स्टूडेंट दरबार नंबर 1 से, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे 50 सेशन कंप्लीट भी होंगे। बट फाइनली आपके प्यार से, आपकी ब्लेसिंग से, आपकी विशेष से, आपकी सपोर्ट से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे 50 सेशन नहीं, 50 से भी कई सारे सेशन हमारे अगले आने वाले टाइम में कंप्लीट होंगे। ठीक है जी। बस आपने कुछ नहीं देना, आपने इतना प्यार बनाए रखना है, आपने पूरी सपोर्ट करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं डेली आपके सामने आपके लिए मैं हार्डवर्क करूंगा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 48 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमने स्टार्ट की है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डेली करते हैं, उसका पार्ट नंबर 6 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब अगर मे भी आपको ध्यान आ रहा हो, लास्ट सेशन में ना आपको मैंने पहले भी कहा था, सीए के एग्जाम में जो आरटीपी आती है उस आरटीपी को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, कुछ बैलेंस क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करने हैं। तो आज हमें एक तो आरटीपी कंप्लीट करनी है और आज जितने भी हमें क्वेश्चन करने हैं ना, आपको मैंने सेशन के अंदर भी कहा था, आज सारे के सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस होंगे। अब जितने बच्चे आज नए आए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, बट जो बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं उनको मैंने पहले भी कहा था, आप अमेंडमेंट क्लास पहले देख के आओगे, फिर सेशन समझ में आएगा। बिना अमेंडमेंट क्लास के आज का सेशन आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूं आपने सारी अमेंडमेंट देख ली होंगी जी। अमेंडमेंट इस बार आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट छोटी मोटी है, बट आपके एग्जाम में अमेंडमेंट में से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो सारे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान सुना, अब जो आज हमारा सेशन नंबर 48 है ना, अब जो हमारा अगला सेशन 50 होगा, सेशन 50 में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर एक चैप्टर हमें रिवाइज करवा दो अपील का, जो मैंने आपको 18 घंटे की रिवीजन क्लास में रिवाइज नहीं करवाया था। रीजन बिंग क्योंकि वो प्रोफेशनल के एग्जाम में अलग से आता है। तो जो अगला आने वाला सेशन मेरा 50 होगा, जिसमें हम स्टूडेंट दरबार की 50 पूरी कंप्लीट करेंगे, उसमें अपील का पूरा कंप्लीट चैप्टर विद फॉर्म नंबर, विद सारी अमेंडमेंट हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो जो भी अपील के चैप्टर में अमेंडमेंट्स हैं, जितने भी आपके फॉर्म नंबर हैं, जितने भी आपके सेक्शंस हैं, जीएसटी में अपील कैसी होती है, वो सारी की सारी बातें सेशन नंबर 50 जो होगा ना, उसमें आपको रिवाइज करवा दूंगा। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी। अच्छा, कई बच्चों का ना ये भी डाउट आ रहे हैं कि सर आप हमारे जो सीएस के प्रोफेशनल के एग्जाम में पेपर पास्ट एग्जाम के जो हो चुके हैं, क्या वो आप हमें यहाँ पे करवाओगे? नहीं कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा। अब जो सेशन 50 के बाद मेरे अगले आने वाले जो भी सेशन होंगे ना, वो सारे के सारे वही होंगे जो आपके सीएस के पास्ट एग्जाम हो चुके हैं। तो सीएस के प्रोफेशनल के पास्ट एग्जाम में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे, आपको मैंने पहले भी कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। सेशन 50 के बाद के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले सेशन होंगे वो सारे के सारे आपके सीएस के प्रोफेशनल के एग्जाम के होंगे। तो बच्चे टेंशन ले रहे थे कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे, सर आपको मैंने पहले भी कहा था, एडवांस टेक्स्ट का पेपर आपका नहीं है, वो पेपर मेरा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बने हैं वो सारे मुझे करवाने हैं। इधर सुना ध्यान से। तो सेशन स्टार्ट करें, फटाफट से बताओ जी, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता दो, क्या हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं? बच्चा कह रहा है यस सर, यस सर, सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करें? पक्का पक्का? यस सर। चलो इधर देखो ध्यान से। अब मैं आपको एक बार यहाँ पे आरटीपी दिखाने जा रहा हूं जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार आपको दिखा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में ना एक बच्चे का डाउट मेरा ये था, एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाला और मेरे पास 3-4 बच्चों का व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था कि सर प्लीज हमें ना ये समझ में नहीं आया कि वो आपने 20 लाख एग्जम्प्ट क्यों किया, फिर आपने 30 लाख पर कंसेशनल टैक्स क्यों लगाया, फिर आपने 20 लाख पर जीएसटी क्यों लगाया, वो हमें पॉइंट समझ में नहीं आया। एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो पिछले साल आपकी टर्नओवर नहीं होती, इस साल आप कॉम्पोजिट स्कीम ले सकते हो। अब अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम लूंगा तो फिर मैंने क्या था, सर्विस वाले केस में 50 लाख तक मुझे कंसेशनल टैक्स पे करना है, 50 लाख के बाद मुझे जीएसटी पे करना है। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्सन ने नई सर्विस देनी स्टार्ट की है, अब अगर उसने नई सर्विस देनी स्टार्ट की है, सोच के बोलना 20 लाख तक तो सर्विस वैसे एग्जम्प्ट होती है,
और 20 लाख तक सर्विस एग्जम्प्ट क्यों होती है? क्योंकि 20 लाख तक उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना तो वो जीएसटी पे करेगा, ना वो कंसेशनल टैक्स पे करेगा। अब जैसे ही 20 लाख से ऊपर जाएगा फिर वो क्या बन जाएगा? रजिस्टर्ड। और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा फिर वो कंसेशनल स्कीम के अंदर आएगा। फिर वो जो बैलेंस 30 लाख बचेंगे ना, उस पर वो कंसेशनल टैक्स पे करेगा। अब बच्चा ये बात कहता है, सर आपने हमें कहा था कि जो कॉम्पोजिट स्कीम मिलती है वो तो 50 लाख तक मिलती है। अब एक बात मैंने सोच के बताना, सर आपको कॉम्पोजिट स्कीम 50 लाख तक मिलती है। 50 लाख का मतलब क्या है? कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो होगी 50 लाख तक, वहीं तक तो स्कीम मिलेगी। अब अगर 20 लाख की टर्नओवर आपकी जा चुकी है और 20 लाख की टर्नओवर पर ना तो आपने जीएसटी पे किया, ना कंसेशनल टैक्स पे किया, रीजन बीइंग क्योंकि सोच के बोला, एक बच्चा कहता है कि सर ये स्टार्टिंग से कॉम्पोजिट स्कीम में नहीं आएगा। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, अगर ये स्टार्टिंग से कॉम्पोजिट स्कीम में आ जाएगा ना, नुकसान इसका ही है। नुकसान इसका क्यों है? क्योंकि जब उसके 20 लाख वैसे ही एग्जम्प्ट हैं तो एक स्टार्टिंग से ही कंसेशनल टैक्स क्यों लेगा? और आपको मैंने पहले भी कहा था, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, उसने ये कहा है कि 1 अप्रैल से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। उसने ये नहीं कहा 1 अप्रैल से ही उसने स्कीम ली है। सर उसने ये कहा है इस साल उसने स्कीम ली। इस साल का मतलब 1 अप्रैल नहीं होता। अब अगर स्कीम उसने इस साल ली है तो स्कीम ऑब्वियस से बात है ली कब होगी? 20 लाख के बाद ली होगी, क्योंकि 20 लाख तो वैसे एग्जम्प्ट है। अब अगर 20 लाख के बाद ली है तो भैया 20 लाख के बाद 30 लाख तक की जो टर्नओवर होगी, 30 लाख पर वो क्या पे करेगा? कंसेशनल टैक्स। रीजन बिंग 30 और 20 एग्रीगेट कितने हो गए? 50। अब उस 50 के बाद की जो भी टर्नओवर होगी उस पर वो क्या पे करेगा? जीएसटी पे करेगा। तो कई बच्चे ये सोच रहे थे कि भैया 20 लाख तक वो वैसे टैक्स पे नहीं करेगा, फिर 20 लाख के बाद 50 लाख तक वो कंसेशनल टैक्स पे करेगा, 50 के बाद वो जीएसटी पे करेगा। नहीं सर ऐसा नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर जो 50 लाख होगी, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि भैया टोटल एग्रीगेट मिला के कितनी आ रही है। तो टोटल एग्रीगेट मिला के यहाँ पे 50 लाख आ रही है, तो भैया 20 लाख तक तो वो टैक्स पे नहीं करेगा, 30 लाख पर कंसेशनल टैक्स, और जो बैलेंस 20 लाख बनेंगे उस पर वो क्या पे करेगा? नॉर्मल जीएसटी पे करेगा। बस ये बात ध्यान दो। और वो अगले साल स्कीम ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। नहीं ले पाएगा। आपको मैंने पहले भी कहा था एग्रीगेट टर्नओवर अब कितनी हो चुकी है? 70। और अगर 70 लाख हो चुकी है तो अगले साल वो स्कीम नहीं ले पाएगा, क्योंकि स्कीम लेने के लिए पिछले साल की टर्नओवर सर्विस वाले केस में 50 लाख तक होनी चाहिए। बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हमने क्लास में की थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है जी, कुछ बच्चों के डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए। एक बार दोबारा से ये क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है जी, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया था। आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आप गलती नहीं करके आओगे। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अमेंडमेंट का है। अब जिस बच्चे ने अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 आपके सामने है। अब ये अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 जो है ना, देखो इसके अंदर मैंने ये सेम अमेंडमेंट कराई थी जो इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। अब इस अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में मैंने अमेंडमेंट क्या कराई थी, ये मेरे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जीएसटी अमेंडमेंट की, तो प्लीज वो अमेंडमेंट क्लास देख लेना। चाहे फेस टू फेस वाले बच्चे हो, चाहे ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हो, आधे आधे घंटे के अमेंडमेंट्स हैं। अगर आप अमेंडमेंट्स देख भी लोगे आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके जुलाई के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन अमेंडमेंट के अंदर से बनेंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि अमेंडमेंट कौन सी है तो आप आंसर क्या देके आओगे? इधर सुना ध्यान से। इस अमेंडमेंट के अंदर मैंने क्या कहा था? इस अमेंडमेंट के अंदर मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है, आज जितने भी आपके मंदिर होते हैं ना, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, उस चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं। और जब भी कई सारे लोग डोनेशन देते हैं तो होता क्या है, जब मंदिर की नेम प्लेट होती है ना, उस नेम प्लेट पर डोनर के नाम लिखे होते हैं। अब जब उस डोनर का नाम लिखा होगा तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि अगर तुम डोनर का नाम लिखोगे इट मींस तुम डोनर की मार्केटिंग कर रहे हो, और अगर डोनर को मार्केटिंग करने की सर्विस दे रहे हो, इसके बदले तुमने कंसीडरेशन में डोनेशन ली है, तो इस मार्केटिंग की सर्विस पर जीएसटी लगेगा। अब चैरिटेबल ट्रस्ट ने बोला कि सर हम मार्केटिंग नहीं कर रहे, और इवन डोनर ने मुझे कहा ही नहीं है कि नेम प्लेट पर उसका नाम लिखूं, हमने अपनी मर्जी से नाम लिखा है, हमारी कोई इंटेंशन मार्केटिंग करने की नहीं है, और जो उसने डोनेशन दिया वो दिल से दिया, अपनी इच्छा से दी है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर कोई पर्सन कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा, कंडीशन सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या है कि जो भी डोनेशन दी हो वो विदाउट एनी इंटरेस्ट दी हो। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, उसमें उसकी ये इच्छा ना हो कि ट्रस्ट उसकी मार्केटिंग करेगा। और सिंपल सी बात, सेकंड बात यहां क्या निकल कर रहे, जो भी ट्रस्ट ने नेम प्लेट पर उसका नाम लिखा, तो डोनर ने उसको ये नाम ना लिखने के लिए कहा। इट मींस अगर डोनर ने खुद कहा है कि नेम प्लेट पर मेरा नाम लिखोगे, तो इट मींस मार्केटिंग की बात चल रही है, उस केस में जीएसटी की बात आ जाएगी।
तो याद करो, आपको मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर कोई भी मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा डोनर का नेम प्लेट पे नाम लिखता है और उसके अंदर इंटेंशन ये साफ झलकती है कि मार्केटिंग करवाना चाह रहा है, उस केस में जीएसटी लगेगा, नहीं तो डोनेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो उन्होंने क्या बोला जी, अब क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया है और सेम क्वेश्चन आपके सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में, इस एग्जाम के अंदर बन सकता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। एक बार चेक करो क्या बनाया उन्होंने। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, टेम्पल ऑफ एंस्ट्रल डेटी, टेम्पल ऑफ एंस्ट्रल डेटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल एंड हिज फैमिली इज लोकेटेड एट बैरी, हरियाणा. The temple is run by charitable organization registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961. The family has grown unshakable faith in their ancestral deity. Mr. Aman is a big entrepreneur having flourished business of tiles in Gurugram. Upon the birth of his first child, he donated rupees 10 lakh to the said temple for construction of a sitting hall in the temple. On the main door of the sitting hall, a nameplate was placed stating donated by Mr. Aman Goyal upon birth of his first child. अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द डोनेशन रिसीव बाय मिस्टर अमन गोयल. इट मींस क्या चैरिटेबल ट्रस्ट जो उसको डोनेशन मिली है, क्या उस डोनेशन पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बस ये बता दो. अब सर प्लीज अब एक बात सोच के बताना. अब जो नया लो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि नया सर्कुलर इंसर्ट हुआ है, उस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ये डोनर ट्रस्ट को डोनेशन देता है और साथ में ये भी बोलता है कि आपको मेरा नाम लिखना है, तो अगर उसने ये बोला कि मेरा नाम लिखना है, इट मींस उसका इंटरेस्ट यहां पे छिपा हुआ कि मुझे बिजनेस का बेनिफिट होना चाहिए, तो फिर यहां पे जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा. आपके सामने क्वेश्चन है. अच्छा एक बात मैंने बोला, एंसेस्ट्रल डेटी का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रल डेटी का मतलब क्या होता है? एंसेस्ट्रल डेटी का मतलब होता है पैतृक देवता, मतलब जो आपके दादा परदादा के गुरु होते हैं, दादा परदादा के देवता होते हैं, आप उसको मानते हो, तो आपको उसमें कई, जैसे ऑब्वियस सी बात है, मेरे फादर साहब या मेरी मदर या मेरे दादाजी जिनको मानते होंगे, नॉर्मली हम उन्हीं को गुरु मानते हैं, तो वो हमारे क्या बन गए? एंसेस्ट्रल डेटी बन गए. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वही सेम बात है कि भैया आपका घर में एक बच्चा हुआ, उस बच्चे की खुशी में आपने ट्रस्ट को 10 लाख रुपए की डोनेशन दी और उस ट्रस्ट ने क्या किया, नेम प्लेट पे आपका नाम लगा दिया, तो क्या इस डोनेशन पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बस ये बता दो. आपके सामने क्वेश्चन है, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? आंसर इज नो. सर यहां पर कहीं पर भी देखने से ये नहीं लग रहा कि भैया मिस्टर अमन गोयल जो है वो ट्रस्ट के थ्रू मार्केटिंग करवाना चाहता है. तो अगर वो ट्रस्ट के थ्रू मार्केटिंग करवाना नहीं चाहता, उस केस में यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. और ये बात मैंने अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 के अंदर बताई थी. आपको दिखाता हूं इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया है. ये देखो इसका आंसर क्या है. आंसर आपके सामने है, देखो सर्कुलर नंबर, ये सर्कुलर नंबर दिया हुआ है जी, ये सर्कुलर नंबर है. और देखो यहां पे क्या है, इन द गिवन केस देयर इज नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी of the donor which otherwise would have not advertised. Since the gift or donation is made to a charitable organization, the payment has the character of gift or donation and the purpose of leads no commercial gain and no advertisement, hence GST not leviable. तो भैया कोई इंटेंशन नहीं है मार्केटिंग करवाने की, और अगर कोई इंटेंशन मार्केटिंग करवाने की नहीं है, ना ही कोई बिजनेस एक्टिविटी लग रही है, उस केस में जीएसटी लेविएबल नहीं होगा, ये बात ध्यान दो. और अगर वो स्पेसिफिकली डोनर बोल दे कि मेरा नाम लिखना है, साथ में मेरा नंबर लिखना है, मेरा बिजनेस क्या है वो लिखना है, इट मींस मार्केटिंग की स्मेल आ रही है, उस केस में जीएसटी लग जाएगा. अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर चुकी है. और ये सर्कुलर नंबर आपके सामने है जी, लेटेस्ट सर्कुलर है. अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैं करवा चुका हूं, नॉर्मल क्लास के अंदर भी आपको बताया था, और जिन बच्चों के जुलाई या दिसंबर में एग्जाम है, उनके एग्जाम में सर्कुलर एप्लीकेबल है. तो आपके एग्जाम में जब भी अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा ना सर, ये वाला क्वेश्चन बनेगा, बस ये बात ध्यान दो. क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं वैसे कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है नहीं? अच्छा अब सुना ध्यान से. अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, अब ये भी अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है. अब ये अमेंडमेंट हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी. जो बच्चे मेरे फेस टू फेस वाले होंगे या जो ऑनलाइन गूगल ड्राइव वाले होंगे, जो भी जिनका लेटेस्ट बैच खत्म हुआ है, उसमें छोटी सी अमेंडमेंट हमने नहीं की थी. अमेंडमेंट छोटी सी है, बट मैंने पहले भी कहा था अमेंडमेंट छोटी सी होने के बावजूद भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है. आप चेक करो, सीए के इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बनाया है, तो क्या सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में क्वेश्चन सेम आ जाए. अब ये अमेंडमेंट हमने क्लास में डिस्कस क्यों नहीं की? क्योंकि कई बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ये अमेंडमेंट क्यों नहीं कराए, हमारा बैच तो लेटेस्ट था. सर ये अमेंडमेंट हमने इसलिए क्लास में नहीं की थी क्योंकि ना तो आपके जून का जो मॉड्यूल है उसमें अमेंडमेंट है,
ना जो सप्लीमेंट इशू किया उसमें भी अमेंडमेंट नहीं है, बट एक्चुअल में अमेंडमेंट है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो मैं दिसंबर के लिए नई बुक बना रहा हूं उस बुक में सारी अमेंडमेंट में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। तो जो जीएसटी काउंसिल की 37th मीटिंग हुई थी ना, जीएसटी काउंसिल की 37th मीटिंग हुई थी, उसकी जो प्रेस रिलीज आई थी उसके अंदर अमेंडमेंट आई थी। अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी सी, आपको मैं थोड़ी याद करवा दूं। याद करो, बहुत सारे बच्चे जो मेरे फेस टू फेस वाले और ऑनलाइन वाले बच्चे इस टाइम सामने बैठे हैं, हमने एग्जामिशन का एक चैप्टर कंप्लीट किया था और एग्जामिशन के चैप्टर में एक एंट्री नंबर 14 हमने की थी। एंट्री नंबर 14 अगर आपको ध्यान आ रही हो, एंट्री नंबर 14 मैंने कहा था कि अगर कोई भी होटल इन गेस्ट हाउस इसका रूम अगर किराए पर मिलता है और अगर किराया पर डे का 1000 से कम होगा ना, मतलब उसका रेंट, मतलब उसकी वैल्यू जो है, सप्लाई की वैल्यू जो है उसकी एक दिन की 1000 से कम होगी, उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। अगर 1000 या उससे ऊपर होगी तो जीएसटी लग जाएगा। और आपको मैंने पहले भी कहा था यहां पर एक चेंज आया है, बट वो आपके मॉड्यूल में नहीं दिया तो हम नहीं करेंगे। बट अब वो अमेंडमेंट आ चुकी है सर। इट मींस आपकी अमेंडमेंट है, आपके मॉड्यूल में नहीं दी हुई, आपके मॉड्यूल के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है सर अगर हम ये अमेंडमेंट करके आ गए और अगर एग्जामिनर वो अमेंडमेंट करे ही ना, सर ये भूल के मत सोच लेना, क्योंकि अमेंडमेंट आपकी पहले की है, 6 महीने पहले की है, अमेंडमेंट हमें करनी है। और अमेंडमेंट है क्या, जहां पे लेस देन वर्ड था ना, वहां पे अब क्या वर्ड आ गया, 1000 और लेस आ गया। इट मींस आज अगर 1000 भी वैल्यू होगी तो भी जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। पहले लेस देन था, अब 1000 और लेस आ गया। बच्चा कह रहा है सर आप हमें एक बार दिखाओगे हमारे मॉड्यूल में क्या दिया हुआ था। ये आपका मॉड्यूल है जी, जिसमें से हमने एग्जामिशन लिस्ट की थी। जो सारे बच्चे बैठे होंगे फेस टू फेस वाले, उन्हें याद आ गया होगा। ये देखो आपकी एंट्री नंबर 14, याद करो एंट्री नंबर 14 हमने क्लास में की थी। उसमें क्या लिखा था, देखो जी, सर्विस बाय वे ऑफ होटल इन गेस्ट हाउस, ठीक है जी, रेजिडेंशियल पर्पस, हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ए यूनिक एकोमोडेशन बिलो 1000 रुपीज। तो यहां पे बिलो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। यहां पे आपको मैंने पहले भी कहा था, यहां पे पहले एक वर्ड था डिक्लेयर टैरिफ। डिक्लेयर टैरिफ वर्ड था, मतलब पहले क्या होता था, एक कमरे की ना वैल्यू होती है डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू। अब वो वैल्यू डिक्लेयर टैरिफ वर्ड हटा दिया, अब क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट मीन जो उस घर की, जो उस कमरे की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ना, अब हमें ये चेक कर रहे हैं, डिक्लेयर टैरिफ हमें चेक नहीं करना। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल डिक्लेयर टैरिफ है मान लो 1200 रुपए पर डे। आप कभी भी किसी होटल में जाओगे ना, वहां पे मेन्यू के अंदर दो चीजें लिखी होंगी, डिक्लेयर टैरिफ इतना है, मतलब जो रेंट दिखाएंगे, जो उसकी वैल्यू बताएंगे वो एक अलग होगी और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो अलग होगी। तो डिक्लेयर टैरिफ मान लो 1200 रुपए है और उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है फॉर एग्जांपल 950 रुपए है, तो हमें वैल्यू अब देखनी कौन सी है, हमें 1200 नहीं देखनी, हमें 950 देखनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अब जो बच्चे इस टाइम पुराने होंगे, जिन्होंने दिसंबर 19 में एग्जाम दिए होंगे ना, शायद उन्होंने यहां पर एक वर्ड पढ़ा होगा डिक्लेयर टैरिफ। अब अपने नोट्स चेक कर लेना, तो उसमें एक वर्ड आपने डिक्लेयर टैरिफ पढ़ा होगा। अब यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। और यहां पे इन्होंने लिखा है बिलो, जबकि यहां पर अब बिलो नहीं है, यहां 1000 और लेस आ गया। इट मींस अब यहां पे बिलो वर्ड हटा देना और यहां पे लिख देना अप टू 1000, ठीक है। इट मींस अगर 1000 तक का भी किराया होगा तो भी एग्जम्प्ट होगा। अब एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कहता है सर आपने एंट्री नंबर 13 भी हमें कराई थी और उस एंट्री नंबर 13 में ना वो चैरिटेबल ट्रस्ट वाली आपने बात बोली थी, तो वहां पे भी आपने कहा था 1000 और मोर, मतलब अगर अगर टेम्पल, अगर मंदिर की बाउंड्री के अंदर कोई रूम मिल रहा है, उसका किराया 1000 या उससे ज्यादा है, तब एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। अगर 1000 से कम होगा तब एग्जाम्शन मिल जाएगी। एंट्री नंबर 13 में आपने पढ़ा था, याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा भी था कि एक मंदिर है, उस मंदिर की बाउंड्री के अंदर अगर रूम है तो उस केस में एंट्री नंबर 13 लगेगी, और अगर बाउंड्री से बाहर रूम है तो उस केस में एंट्री नंबर 14 में कवर होगा। तो एंट्री नंबर 13 में ना अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। इट मींस अभी तक कोई अमेंडमेंट वहां पे नहीं आई है, जो उन्होंने स्पेसिफिकली अमेंडमेंट की है वो एंट्री नंबर 14 में की है, ठीक है जी। तो प्रैक्टिकली अभी वहां पर अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब वहां पर अभी ये सेम वर्ड अभी लिखा हुआ है, बट अगर मैं लॉजिकली चलूंगा तो यहां पर भी अमेंडमेंट आनी चाहिए। बट जो जीएसटी काउंसिल की 37th मीटिंग हुई थी ना, उसमें जो अमेंडमेंट इन्होंने की है वो इस केस में की है। अब बच्चा कह रहा है सर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अब ये बताओ हमें क्या करके आना है। अब अगर आपके एग्जाम में एंट्री नंबर 14 वाला क्वेश्चन बनेगा, होटल का, इनका, गेस्ट हाउस का, तो आपको 1000 तक एग्जाम्शन देके आनी है, 1000 से ऊपर वाले टैक्सेबल करके आने हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, 1000 तक एग्जाम्शन देके आनी है, 1000 से ऊपर वाले टैक्सेबल करके आने हैं, ठीक है जी। और वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक करना, डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू चेक मत करना, बस ये पर ध्यान दो। अब आपको दिखाता हूं, देखो अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन बना के है। ये क्वेश्चन अमेंडमेंट के जी, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना।
holiday guest house situated at Shimla provide boarding and lodging service to tourists at economical cost. The charges of a single deluxe room per day 999. एक रूम का किराया पर डे का 999 है. अब अपने बोल दो क्या इस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि 1000 से कम की वैल्यू है, पहले भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो कहना चाह रहे हैं विल योर आंसर बी चेंज, क्या आपका आंसर अलग होगा? इफ द चार्जेस ऑफ ए सिंगल डिलक्स रूम पर डे चार्जेस बाय हॉलीडे गेस्ट हाउस ₹1000. इट मींस अगर वो एग्जैक्ट 1000 भी चार्ज करेगा, अगर वो एग्जैक्ट 1000 भी चार्ज करेगा, क्या तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आंसर इज नो. अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिसंबर 19 में फर्क पड़ता था, इस पे जीएसटी लग जाता था, बट अब यहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. रीजन बिंग लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 1000 तक पर डे का अगर रेंट होगा या वैल्यू होगी, उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. तो आपको मैं दिखा देता हूं जी. यहां पर देखो उन्होंने यहां पे आंसर 11 देखो, यहां पे लिखा ना बिलो और इक्वल टू 1000 पर डे, ये अमेंडमेंट आई है जी. ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, सप्लीमेंट में नहीं है, बट ये सीए वालों के उसके अंदर है. मतलब जिनके एग्जाम सीए के अभी जून में है, इवन जून के अंदर उसके अंदर अमेंडमेंट है, तो हमें भी करनी है सर. ठीक है. अब कई बच्चे फेस टू फेस वाले कह रहे हैं सर बाकी अमेंडमेंट ऐसे कोई और तो नहीं है. 100% अमेंडमेंट हमने क्लास में कर ली थी. ठीक है. आपको मैंने पहले भी कहा था 100% अमेंडमेंट हम कर चुके हैं. ये ये अमेंडमेंट भी हमारी बैलेंस क्यों बच गई? क्योंकि आपके मॉड्यूल में इन्होंने अमेंडमेंट डाली नहीं थी. ठीक है जी. तो दिसंबर के अभी मैं नई बुक्स बना रहा हूं, उसके अंदर मैंने अमेंडमेंट डाल दी है, बट ये अमेंडमेंट जुलाई वाले बच्चों को भी करनी है, बात ध्यान देना. ठीक है जी. तो आपको मैं दिखाता हूं. देखो अब उन्होंने दूसरे में क्या बोला है, आंसर विल रिमेन सेम. आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि अगर 1000 तक की भी वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी? एग्जाम्प्ट. बस ये पर ध्यान दो. ठीक है जी. मुझे फटाफट से बोल दो अगर ये क्वेश्चन बन गया तो चाहे 999 हो चाहे 1000 हो, दोनों केस में एग्जाम्प्ट है. इट मींस अगर वैल्यू 1000 से ऊपर होगी ना तब टैक्सेबल करना. एंट्री नंबर 14 में ये छोटा सा चेंज आपने करना है. उसके बाद अगला पॉइंट देखो जी. अगला पॉइंट है द मोदर लिमिटेड प्रोवाइड सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज ऑफ सीजनल फ्रूट and vegetables in Batinda, Punjab. The monthly rental for a godown is 15,000. Examine whether GST is payable by the Mother Limited. Answer is no. Entry number 52 capital A. Entry number 52 capital A. Storage की सर्विस एग्जम्प्ट है. ठीक है. अगर आप फ्रूट्स की वेजिटेबल की स्टोरेज की सर्विस देते हो, वो सारी की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, उस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है. तो ये एंट्री नंबर 52 ए में एग्जम्प्ट है जी. आपको मैं दिखा देता हूं. एंट्री नंबर 52 कैपिटल ए. ये लो जी. सॉरी 53 नहीं, हाँ ये रहा 53 कैपिटल ए. सॉरी ये रहा वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ठीक है जी. अगर आप वेयर हाउसिंग करोगे तो उस केस में आपकी एग्जाम्पशन मिल जाएगी. तो ये सर्विस यहाँ पे 53 कैपिटल ए आएगा. ठीक है जी. ये सर्विस आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी. उसके बाद अगला हो जी क्वेश्चन नंबर 12. ये भी आपके अमेंडमेंट का है. अमेंडमेंट क्लास नंबर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं. ये देखो ये अमेंडमेंट क्लास नंबर ये आपकी है 5. अमेंडमेंट क्लास नंबर 5 में ये देखो अमेंडमेंट मैंने कराई हुई जी. रूल नंबर 10 ए एक अमेंडमेंट है. आपको थोड़ा सा बता दूं, कई बच्चा रूल देके घबरा जाएगा अमेंडमेंट है क्या. इस अमेंडमेंट के अंदर मैंने ये करवाया था कि अभी तक क्या होता था कि अगर आप जीएसटी का ना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हो तो याद करो मैंने कहा था आपको एक फॉर्म नंबर भरना पड़ता है. फॉर्म नंबर कौन सा भरना पड़ता है? आपको फॉर्म नंबर भरना पड़ता है GSTREZ01. और इस फॉर्म नंबर में सारी डिटेल भरनी होती है. आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस सारा कुछ जाएगा, और साथ में बैंक अकाउंट की ना डिटेल भी जाती है. अब बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जो आपका करंट बैंक अकाउंट होगा, जो बिजनेस का अकाउंट होगा, वही तो आप दोगे, क्योंकि मेरा पर्सनल थोड़ा जाएगा, बिजनेस का बैंक अकाउंट जाएगा. अब अगर किसी पर्सन ने बिजनेस का अकाउंट अभी तक ओपन ही नहीं करवाया बैंक में, तो उस केस में जब वो बैंक वालों के पास जाता था कि भैया मेरा अकाउंट ओपन कर दो, तो बैंक वाले क्या बोलते थे कि आप हमें जीएसटी नंबर दो. क्योंकि अगर आप हमें जीएसटी नंबर दोगे तो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे. यह प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आती थी. फिर मैंने बैंक वालों को बोला मैं जीएसटी नंबर कैसे दूं, क्योंकि मुझे जीएसटी नंबर लेना है, इसीलिए तो मैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए आया हूं. तो बैंक वालों ने बोला वो हमें नहीं पता, पहले जीएसटी नंबर दो, उसके बाद ही करंट अकाउंट खुलेगा, नहीं तो करंट अकाउंट ऐसे नहीं खुलेगा. अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. अब जब सब लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की भैया बैंक वाले जो हैं वो जीएसटी नंबर मांग रहे हैं, उसके बिना वो अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट ने एक रूल 10A इंसर्ट किया था. और 10A में गवर्नमेंट ने बात लिख दी कि अगर तुम रिफंड की एप्लीकेशन
लगाने जाते हो और तुम्हारा अगर बैंक अकाउंट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना बैंक अकाउंट डिटेल के हम तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। बट एक बात ध्यान देना कि जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, याद करो, आपको ध्यान आ गया होगा, जब तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके 45 डेज के अंदर अंदर तुम्हें बैंक डिटेल यहां पे अपडेट करनी पड़ेगी। ऑब्वियस बात है, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मेरा अकाउंट खोल देगा क्योंकि जीएसटी नंबर मेरे पास आ चुका है, तो उसके 45 डेज में ये डिटेल मुझे जीएसटी पोर्टल पे अपडेट करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान दो, अगर नहीं अपडेट करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में अमेंडमेंट का कैसे बनेगा। कई बच्चे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, बच्चा कह रहे हैं अरे सर करा क्या रहे हैं आज, ये अमेंडमेंट हमने कब की है, अमेंडमेंट ये आई है क्या, हमने तो अमेंडमेंट सोचा कि ऐसे छोटी मोटी होंगी। नालायकों, ये अमेंडमेंट सारी मैं डाल चुका हूं, 6 अमेंडमेंट क्लास डाली हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, फेस टू फेस वाले बच्चे, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे, वो भी जरूर देख लें, क्योंकि जब हम क्लास के अंदर करते हैं तो मैं नॉर्मली कई बार ये नहीं बोलता कि अमेंडमेंट आई है, वो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं। तो फुली अपडेटेड हमने सिलेबस क्लास में की है, बट अगर अमेंडमेंट आप अलग से देख लोगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा अच्छा कि दिसंबर 19 से जुलाई 20 के बीच में ये सारी अमेंडमेंट हमारी आई है। ठीक है जी। तो सबने अमेंडमेंट क्लास जरूर देखनी है, आधे आधे पौने पौने घंटे की है, अगर थोड़ी स्पीड फास्ट करके भी देख लोगे ना तो भी अमेंडमेंट पूरी हो जाएंगी। अब बच्चा कह रहा है सर वो तो एग्जीक्यूटिव की भी है, उसके अलावा प्रोफेशनल में अलग से अमेंडमेंट नहीं आई। प्रोफेशनल में जो भी अलग से अमेंडमेंट आई हैं उसके जो मैं रिवीजन सेशन डाल रहा हूं, एडवांस रूलिंग, जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है जी। उसके बाद ये अमेंडमेंट मैंने एग्जामिशन वाली अभी करवा दिया एडिशनल, उसके बाद जो अगला मेरा अपील वाला चैप्टर होगा उसमें जो भी अमेंडमेंट्स होंगी साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। तो सर टेंशन मत लेना, आपकी अमेंडमेंट एडिशनल वाली साथ में खत्म होंगी, बट वो 6 अमेंडमेंट आपने जरूर देखनी है। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बना है, वो कहना चाह रहे हैं सियाराम इज ए ट्रेडर ऑफ decorative items in Hoj Khas, Delhi. His aggregate turnover exceed 20 lakh in the month of October. He applied for registration on GST portal but missed to submit the detail of his bank account. His tax consultant advised him the prior submission of bank detail is mandatory to obtain registration. Examine whether the advice of Mr. Siaram, tax consultant, is correct. Answer is no. पहले ये करेक्ट थी, पहले बैंक स्टेटमेंट पहले जमा करानी पड़ती थी, अब गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाल दी है कि 45 दिन के अंदर अंदर भी अगर जमा करवा दोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये कंसल्टेंट की जो एडवाइस है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब यहां पे अमेंडमेंट आ चुकी है। सर आप हमें दिखा सकते हो इन्होंने आंसर क्या दी है, देख लो, ये देखो जी, ये आपका नया रूल 10A हैज बीन इनसाइटेड, नोटिफिकेशन नंबर ये आपको दिखाऊं, देखो, बट नोट लेटर विद इन 45 डेज। ठीक है जी, 45 मैक्सिमम 45 दिन मिलेंगे जी। ऑब्वियस बात, अगर रिटर्न फाइल करने की डेट पहले है तो रिटर्न फाइल करने की डेट तक, बस 45 दिन से आप लेट नहीं कर सकते। अगर 45 दिन से आपने लेट किया तो आपको कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। बट 2 केस ऐसे हैं जहां पर 45 दिन की टाइम लिमिट नहीं मिलेगी, मतलब 2 केस में आपको बैंक डिटेल पहले ही देनी पड़ेगी। अब बच्चा कहता है फिर वो बैंक वाले नखरेबाजी करेंगे, नहीं, आप कोई बैंक वाले दिक्कत नहीं करेंगे उन 2 केस में। आप ये नोटिफिकेशन बैंक वालों को पकड़ा देना कि भैया हम इन 2 केस में कवर होते हैं, तो इस नोटिफिकेशन के बेस पर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोल दी है कि बाकी सब केस में बाद में भी जमा करवा सकते हो, बाद में अपडेट कर दो, बट इन 2 केस में बैंक डिटेल हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही चाहिए। और वो 2 केस कौन कौन से हैं, देखो जी। दिस रिलैक्सेशन इज हाउएवर नॉट अवेलेबल फॉर दोज हु हैव ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एज टीडीएस डिडक्टर और टीसीएस कलेक्टर, ठीक है जी, और हु हैव ऑब्टेन सीओ मोटो रजिस्ट्रेशन अंडर रूल नंबर 16। मतलब जो अपनी मर्जी से ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं रूल नंबर 16 के अंदर, या जो टीडीएस और टीसीएस वाले हैं, इन दोनों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बैंक डिटेल पहले जमा करवानी पड़ेगी, फिर इनका रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी सब केस में 45 दिन आपको मिल जाएंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो ये अमेंडमेंट आपकी है, देखो लिखा है ना, एडवाइस जो है कंसल्टेंट की, दैट इज नो मोर वैलिड, अब कोई लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि अब यहां पे अमेंडमेंट आ चुकी है। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो रहा हो जी, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ी है, आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन बन सकता है सर। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। मिस्टर गौरी शिवा, ए रजिस्टर्ड पर्सन इन पंजाब, सप्लाई गुड्स टैक्सेबल एट द रेट 12% IGST, 6% CGST और 6% SGST, सॉरी, टैक्सेबल गुड्स 12%, CGST 6% है, SGST 6% है, IGST 12% है, मतलब टोटल 12% है, 6% दोनों है। ठीक है, इन दी स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा
he has furnished the following detail in relation to independent supply made by him in the quarter ending June। मतलब आपको डिटेल दी है क्वार्टर के एंड में। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। उसने ये डिटेल दी है जी। उसने बोला है रेसिपिएंट मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है, इंटर स्टेट सप्लाई है 2,20,000 की। मिस्टर बी रजिस्टर्ड है, इंटर स्टेट है 2,55,000 की। मतलब ये सारी डिटेल उसने दी है क्वार्टर के एंड की। उसने पूछा क्या वो देख लो। The aggregate annual turnover of Mr. Gauri Shiva in the preceding financial year was 1.20 crore with reference to rule number 59. With reference to rule number 59 of CGST rule, discuss the manner in which the detail of above supply are required to furnish in GSTR 1। अब याद करो जो आपने चैप्टर रिटर्न वाला किया होगा उसमें GSTR 1 से लेके GSTR 11 तक फॉर्म थे और रूल नंबर 59 से लेके हमारे रूल स्टार्ट हो जाते थे। आपको मैं दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से। ये आपकी टेबल आपने बुक में देखी होगी जी। अब जो बच्चे फेस टू फेस वाले होंगे उन्हें ध्यान आ रहा होगा। ये टेबल आपकी थी जो हमने क्लास में की थी, रिटर्न की पूरी 11 फॉर्म नंबर। उसके बाद फिर आपके यहां से रूल स्टार्ट थे। देखो ये आपके रूल नंबर 59 से यहां पे स्टार्ट थे और रूल नंबर 59 में अब ये पॉइंट नंबर 2 देखना जिसके बेस पे उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किए। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इसमें से किस किस पर्सन की उसको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी पड़ेगी GSTR 1 में और किस किस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल जो है अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इनवॉइस वाइज डिटेल कब चाहिए होती है और इनवॉइस वाइज डिटेल कब नहीं चाहिए होती, ये सारी की सारी बातें आपकी रूल नंबर 59 जो है यहां पे लिखी हुई है। अब 59 में सिंपल सी बात है। 59 ये बात कहता है कि अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट है या अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है और अगर वो सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को की है ना, आप सब जानते हो इनवॉइस हमें अपलोड करने पड़ेंगे। रीजन बीइंग अगले वाले को आईटीसी क्लेम करना है। सर एक बार दोबारा से, सर एक बार दोबारा से, कोई बात नहीं दोबारा सुनो। अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट है या अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है और ये सप्लाई आपने रजिस्टर्ड पर्सन को की है तो उस हर केस में इनवॉइस मुझे अपलोड करने जरूरी है। रीजन बीइंग अगले वाले को आईटीसी क्लेम करना है। और आपको मैंने पहले भी कहा था अगर आप इनवॉइस अपलोड नहीं करोगे तो अगले वाले का आईटीसी मारा जाएगा। जो नया अमेंडमेंट आई है रूल नंबर 36 अगर आपको ध्यान आता हो तो देखो उन्होंने क्या बोला है, इनवॉइस वाइज डिटेल आपको देनी पड़ेगी चाहे वो इंटर है इंट्रा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन की है। बट अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है, इंटर स्टेट सप्लाई की है विद इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2,50,000 मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इट मींस अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है, दूसरी स्टेट में सप्लाई की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है तो भी इनवॉइस वाइज डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कब? अगर वैल्यू जो है आपकी 2.5 लाख से ऊपर है। अगर 2.5 लाख तक वैल्यू है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है उस केस में इनवॉइस वाइज डिटेल अगर नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब अगर मान लो इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी तो उस केस में फिर हमें क्या देनी होती है, कंसोलिडेटेड डिटेल। याद तो आपको मैंने कहा था कि अगर इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी होती तो इनवॉइस को कंबाइन करके हमें कंसोलिडेटेड इनवॉइस अपलोड करने पड़ते हैं। वो कब करने पड़ते हैं? अगर आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो उस केस में आपको इनवॉइस अपलोड करने पड़ेंगे कंसोलिडेटेड। और अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है, ठीक है, उस केस में आपको अगर 2,50,000 से ऊपर है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो उस केस में क्या करने पड़ेंगे, आपको कंसोलिडेट यहां पे करने पड़ेंगे। आपको मैं दिखाता हूं। अब यहां पे देखो क्वेश्चन आपने बोल देना ए रजिस्टर्ड पर्सन है इंटर स्टेट है, क्या इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी नहीं जाएगी? आंसर इज यस। मिस्टर बी रजिस्टर्ड पर्सन है 2,55,000 है, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी नहीं जाएगी? यस जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है कहता भाई सर ने पहला पॉइंट गलत कर दिया क्योंकि यहां पे तो लिखा है अगर 2.5 लाख से ऊपर होगा तब जाएगी। नालायक को आप ध्यान से पढ़ो, यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन है। इट मींस अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को की है, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, चाहे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो चाहे वो इंटर हो, हर केस में इनवॉइस वाइज डिटेल कंपलसरी है। रीजन बीइंग अगले वाले को आईटीसी क्लेम करना है। तो इन दोनों केस में कंपलसरी है। आगे देखो री अनरजिस्टर्ड पर्सन इंट्रा स्टेट और ये भी इंट्रा स्टेट है। अब यहां पे 1,80,000
और 2,60,000, इनको मैं क्या करूंगा, कंसोलिडेटेड इनवॉइस मुझे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, मिस्टर एम अनरजिस्टर्ड पर्सन है भैया, इंटर स्टेट है और 2.5 लाख से ऊपर है, ये मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। आपको मैं दिखाता हूं, देखो लो में क्या लिखा है, अगर इंटर स्टेट है और 2.5 लाख से ऊपर है तो उस केस में कंसोलिडेटेड जो है आपको नहीं जाएगी, इनवॉइस वाइज डिटेल आपकी जाएगी। तो यहां पे देखो जी क्वेश्चन में क्या है, इंटर स्टेट है, अनरजिस्टर्ड है और 2.5 लाख से ऊपर है, तो क्या जाएगी, इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी। यहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंटर स्टेट है, 50,000 है, तो इनवॉइस वाइज सुन जाएगी। अनरजिस्टर्ड है, इंटर स्टेट है, 2.5 लाख है, इनवॉइस वाइज सुन जाएगी, बट इन दोनों की क्या जाएगी, कंसोलिडेटेड जाएगी। उसके बाद ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इंटर स्टेट है, 2,80,000 है, 2.5 लाख से ऊपर है, इनवॉइस वाइज जाएगी। और ये दोनों तो क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है, इन दोनों केस में चाहे वो इंट्रा हो चाहे वो इंटर हो, इन दोनों केस में क्या जाएगी, इनवॉइस वाइज जाएगी। बच्चा कह रहा है सर ये तो हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे से अगर क्वेश्चन बन गए तो हमारे तो 5 नंबर उड़ जाएंगे। सच्ची में अगर ऐसे से क्वेश्चन बन गए सर हमारे तो 5 नंबर खत्म हो जाएंगे। आपको लग रहा है आसान है, बट ये तो क्वेश्चन हमें बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे क्या? सर इस क्वेश्चन में है क्या, पहले तो ये बताओ, इस क्वेश्चन में है क्या पहले बताओ। सर आपके एग्जाम में सेम ये 10 पार्ट बन जाएंगे, हर पार्ट आधे नंबर का होगा, 5 नंबर में सेम क्वेश्चन बनेगा ये। और है क्या, रूल नंबर 59 ने क्या बोला, इधर सुनो ध्यान से नालायकों, मैंने क्या बोला है, मैं सप्लायर हूं आप रेसिपिएंट हो, ये बात तो क्लियर है। अब कई बच्चे सेशन छोड़ के भाग रहे हैं, कम हो गए हैं, मुझे स्टार्टिंग में ज्यादा थे अब कम हो गए, रीजन में उनको लग रहा है कि भाई साहब समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, तो आराम से हम अपना खुद ही पढ़ लेंगे। यहाँ पे आके तो हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता अगर 1 घंटा वो आराम से बैठ के बातों को सुन लेंगे ना तो कुछ बातें दिमाग में जरूर जाएंगी और यही बातें आपको एग्जाम में याद आएंगी। अब खुद सोचना, अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन गया, क्या आपको मेरी बातें याद नहीं आएंगी? 100% आपको मेरी बातें याद आएंगी। बट वही बात है ना, आप एकदम पैनिक हो जाते हो, आपको लगता है समझ में कुछ आ नहीं रहा, हो और तुरंत गाली देनी स्टार्ट कि मेरे टीचर ने ये नहीं कराया, मेरे टीचर ने वो नहीं कराया। मैं कह रहा हूं जिसने कराया नहीं कराया उसको सब छोड़ के आप कम से कम 1 घंटा सेशन सुन ही लो। सर पढ़ने का टाइम है, अब अपने ऊपर काम करने का टाइम है। अब जब सिंपल सी बात है, शाम को 1 घंटा मैं आ रहा हूं, उसका अगर आप फायदा नहीं लेके जा रहे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। इधर सुना ध्यान से, रूल नंबर 59 ने क्या बोला, रूल 59 ने यह बोला कि अगर कोई सप्लाई इंट्रा हो चाहे इंटर हो, अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को की है ना, उस केस में इनवॉइस अपलोड करने जरूरी है, इनवॉइस वाइज डिटेल जानी चाहिए। फिर अगर सप्लाई की है इंटर स्टेट और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है और वो 2.5 लाख से ऊपर है, इनवॉइस वाइज डिटेल जानी चाहिए। और बाकी कंसोलिडेटेड इनवॉइस जाने चाहिए, जो इनवॉइस वाइज डिटेल में कवर नहीं होते ना, उस केस में क्या चाहिए, कंसोलिडेटेड जानी चाहिए। तो आप चेक कर लो, देखो मैंने पूरे क्वेश्चन में यही किया है और आपको मैं आंसर भी दिखा दूं, कहीं आपको लगे मैंने ना करा दिया हो। देखो ये वही सेम बातें जो मैंने आपको अपनी बुक में दिखाई हैं, वही सेम प्रोविजन लिखा हुआ है ना, ये देखो ये बुक आपके पास होगी ना घर में, उसमें ये सेम बातें देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं, वही सेम बातें इसने यहाँ लिखी हैं। अब यहाँ पे देखो ये आंसर, देखो इनवॉइस वाइज इन दोनों में क्या चलेगा, कंसोलिडेट, इनवॉइस वाइज, फिर यहाँ चलेगा कंसोलिडेट, फिर यहाँ पे इनवॉइस, ये आपका चला गया जी। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करके आना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पूरे 5 नंबर का है, उम्मीद करता हूं आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। हाँ कुछ बच्चों को मुश्किल लगा होगा जिन्होंने रूल सही ढंग से नहीं पढ़े होंगे, और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था रिटर्न के रूल आपको एक बार देखने जरूर हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं और वो लिमिट बेस वाले होंगे। देखो लिमिट बेस वाला क्वेश्चन बन गया ना, बाकी जितने भी रिटर्न के रूल है वहां उन सब में फॉर्म नंबर है, और फॉर्म नंबर हमने पहले टेबल के अंदर कर लिए थे। बट एक रूल नंबर 59 ऐसा है जहां पे ये बात लिखी है कि अगर वैल्यू इतने से ऊपर होगी तो आपको अलग अलग डिटेल फाइल करनी है या कंसोलिडेट फाइल करनी है। ठीक है जी, आपको एक बार रूल नंबर 59 की फोटो दोबारा दिखा दूं, कुछ बच्चों ने अगर फोटो क्लिक करनी है कर सकते हैं जी। ये लो जी, जिनके पास बुक्स नहीं है वो ये फोटो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी बुक में दी होंगी जी। ठीक है जी, चलो अब यहां पे आओ, आगे देखो जी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे बचे हैं। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बतानी है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वंस जनरेटेड ई वे बिल कैन नॉट बी कैंसल, हाँ जी अगर एक बार ई वे बिल जनरेट कर दिया कैंसल नहीं हो सकता। झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। आपको मैंने पहले भी कहा था 24 घंटे में कैंसिल हो सकता है और 72 आवर्स में रिजेक्ट भी हो सकता है, तो झूठ बोल रहे जी। ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट, आंसर इज यस। ऑब्वियस सी बात है सर, हर स्टेट के लिए अलग अलग ई-वे बिल नहीं चलता,
हर स्टेट में वही ई वे बिल वैलिड होता है। और वैलिडिटी पीरियड आप सब जानते हो, अमेंडमेंट आई थी ई वे बिल की। एक तो नॉर्मल कार्गो वाले केस में 100 किलोमीटर पर डे और अगले 100 किलोमीटर पर डे, और ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मॉडल कार्गो विद वेसल उसमें 20 किलोमीटर पर डे होता है। इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है, मल्टी मॉडल कार्गो वाला नया कॉन्सेप्ट आया है, अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने डाली हुई है। तो जो बच्चे अभी तक अमेंडमेंट क्लास नहीं देखी है ना, प्लीज देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन चांसेस हैं इस बार आपके एग्जाम के अंदर अमेंडमेंट्स के बनेंगे। अगला फिर छोटा सा क्वेश्चन है जी, मिस्टर राम नारायण, a registered supplier under GST wants to first discharge his self-assessed tax liability for the current period before setting the dues for the previous tax period. Exam briefly whether he can do so. Answer is no. वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वो इस बार का टैक्स पहले पे कर रहा है और फिर पिछली बार का पे कर रहा है। क्या वो सही कर रहा है? नहीं सर, पहले पिछली लाइबिलिटी का भुगतान करूंगा, पहले वो खत्म करूंगा, उसके बाद मैं इस साल की लाइबिलिटी का भुगतान करूंगा। ये बात ध्यान देना। और ये बात मैंने आपको कहां पे बताई थी? याद करो, पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला जो चैप्टर था सेक्शन नंबर 49, उसके अंदर ये बात हमने की थी। आपको मैं दिखा देता हूं, इसका आंसर देख लो जी। देखो सेक्शन नंबर 49, पहले हमें पेमेंट करनी होती है प्रीवियस टैक्स पीरियड की, फिर हमें पेमेंट करनी है करंट टैक्स पीरियड की, और फिर अगर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी है हमें उसकी पेमेंट करनी होती है। ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है, ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना होता है। अच्छा, आपको एक अमेंडमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाऊं। देखो लॉ ने क्या लिखा है, GST law has been subject to frequent changes since its inspection. Although many clarifications are continually being issued by way of FAQs or otherwise, many issues continue to arise on accounts of verifying interpretation on several of its provision. Therefore, alternate answer may be possible for the above questions depending on the view taken. मतलब इसके आंसर और भी पॉसिबल हैं। तो कभी भी जब आप आंसर देख के आते हो ना, आप ये मत सोचना कि हमारा आंसर गलत हो सकता है। अगर लॉजिकल एजम्पशन है, मतलब जो भी मेरी प्रोफेशनल की फैमिली का हर बच्चा ध्यान दे, जब भी आप आंसर दे के आओ, हमेशा जिस एजम्पशन से आपने आंसर किया ना, वो एजम्पशन जरूर लिख के आओ, उसका नोट चिपका के आओ। क्योंकि सर आप ये दिल में मत रखो कि उसने ये बात सोच लिया होगा कि मैंने ऐसे किया होगा। नहीं 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 सर, हर क्वेश्चन के अलग अलग आंसर निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हर पर्सन ने एजम्पशन कौन सी ली है। ठीक है ना? तो आपने एजम्पशन जरूर लिख के आनी है। हाँ, ये बात अलग है, इलॉजिकल एजम्पशन ना हो, लॉजिकल हो, जो क्वेश्चन दिया है उसके बेस पर हो। सिंपल सी बात ही है। और वर्किंग नोट्स आपने बना के आने हैं। बाकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर ही मैं प्रेजेंटेशन की कंप्लीट वीडियो प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए अपलोड कर दूंगा, ताकि जो आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, वो सारे डाउट्स मैं खत्म कर दूंगा। कि अगर आईटीसी वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, ठीक है जी। अगर प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए, सेक्शन नंबर कैसे लिखने हैं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करने हैं, सर्कुलर नंबर याद करने नहीं करने, नोटिफिकेशन नंबर क्या करने हैं, वो सारी बातें आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर एक लेक्चर बना के डाल दूंगा। पूरा कंप्लीट देख लेना, प्रेजेंटेशन के बेस पे होगा। ठीक है जी। तो लो जी, अब जाके हमारी आरटीपी खत्म हो गई जी। अब जाके हमारी आरटीपी खत्म हो गई। एक बार फटाफट से बता दूं आज हमने क्या किया है। लो जी, 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर फटाफट से रिवीजन करा रहा हूं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने डाउट लिया। 9 का मैंने डाउट क्या लिया भैया, 20 लाख तक जीएसटी पे नहीं करना, 20 से अगले 30 लाख पर कंसेशनल टैक्स, फिर अगले उस पर क्या हो जाएगा नॉर्मल जीएसटी। रीजन बिंग 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैंने कहा था कि भैया अब ये आपका अमेंडमेंट यहां पे आई है कि अगर होटल इन गेस्ट हाउस की बात करूंगा तो एंट्री नंबर 14 में जहां लेस देन 1000 था ना, वहां अप टू कर लेना। इट मीन 1000 तक का किराया एग्जाम्प्ट है। और डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू अगर आपने नोट्स के अंदर लिखी हो तो डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मतलब अगर क्वेश्चन में डिक्लेयर टैरिफ वर्ड दिया होगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई वर्ड दिया होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक करना। अगर 1000 तक की एग्जाम्प्ट है, 1000 से ऊपर वाली टैक्सेबल है। और एंट्री नंबर 13 में अमेंडमेंट नहीं है, एंट्री नंबर 14 के अंदर अमेंडमेंट है। लॉजिकली 13 के अंदर भी आनी चाहिए, ठीक है जी, बट एग्जाम पर्पस के लिए आपको अमेंडमेंट 14 में करनी है सिर्फ। बाकी दिसंबर वाले बच्चों में 100% श्योर हूं एंट्री नंबर 13 के अंदर भी अमेंडमेंट आ जाएगी, बट जुलाई वाले बच्चे सिर्फ एंट्री 14 की बात करेंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन किया जी, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जा रहे हो, बैंक डिटेल नहीं है, तो पहले बैंक डिटेल की रिक्वायरमेंट होती थी, अब गवर्नमेंट कहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना बैंक डिटेल के भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट 45 दिन के अंदर आपको अपडेट करना पड़ेगा। बट 2 केस ऐसे हैं जहां पर बैंक डिटेल आपको पहले चाहिए होगी। 2 केस कौन से हैं, टीडीएस टीसीएस वाले, और अगर सीओ मोटो रूल 16 में अगर आप क्या करवा रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो आपको वहां पे पहले चाहिए होगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन ये बात बोलता है वही
इनवॉइस वाइज डिटेल फाइल करनी है या कंसोलिडेट फाइल करनी है? तो सिंपल सी बात है, इंट्रा हो इंटर हो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है तो इनवॉइस वाइज जाएगी। इंटर स्टेट सप्लाई है और 2.5 लाख से ऊपर है, इनवॉइस वाइज जाएगी। बाकी सब केस में क्या जाएगी? कंसोलिडेटेड डिटेल जाएगी, ये बात ध्यान देना। उसके बाद फिर ईवे बिल वाला कैंसिल हो सकता है 24 घंटे के अंदर, रिजेक्ट होगा 72 घंटे के अंदर। और उसके बाद भैया एक स्टेट में अगर आपने जनरेट किया, हर स्टेट के अंदर वैलिड रहेगा, ये बात ध्यान दो। वैलिडिटी पीरियड आपको मैंने बता दिया क्या क्या होता है। और भैया पहले आपको पिछला टैक्स जमा करवाना है, फिर करंट ईयर वाला, फिर अगर कोई डिमांड रिकवरी होगी वो जमा करवानी है। ये सारी बातें आपने की। तो इसका आरटीपी का लिंक मैंने डाल दिया था पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उम्मीद करता हूं आपने वहां से डाउनलोड कर ली होंगी। और इवन मैंने एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर भी डाल रखी है। एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर चले जाना, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा, एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर जाना, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। आरटीपी के नाम से ही है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। तो अब जाके हमारा सेशन खत्म हो जाता है और अब जाके हमारी आरटीपी खत्म हो गई। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी आज हो चुकी है। अगला हमारा सेशन अपील के चैप्टर की रिवीजन का होगा। आप प्लीज जरूर देखना, क्योंकि उसमें से अपील वाला पक्का पक्का क्वेश्चन बनता है। कई बच्चों को डाउट है प्री डिपोजिट वाले कॉन्सेप्ट में, प्री डिपोजिट क्या होता है, पहली अपील कहां होती है, दूसरी अपील कहां होती है, और अपील के फॉर्म नंबर कौन कौन से होते हैं। और कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स की अपील और जीएसटी की अपील सेम है। नहीं सर, लॉजिक दोनों का सेम है, अथॉरिटी दोनों की अलग अलग है, फॉर्म नंबर दोनों के अलग अलग है, टाइम लिमिट दोनों के अलग अलग है, प्री डिपोजिट कॉन्सेप्ट दोनों में अलग अलग है। तो प्लीज आपने क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक है जी। बाकी उसके बाद फिर जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उसके हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूं सेशंस आपको बेनिफिट मिलता होगा। कई बार आपको लगता होगा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता सर। अगर आपने रिवीजन सही ढंग से की हुई है, देखो बिना रिवीजन के बैठोगे, जैसे आपने क्लास खत्म की और डायरेक्टली क्वेश्चन देखने स्टार्ट कर दिए, तो कॉन्फिडेंस लूज होगा। बट अगर आपने एक बार पूरी कंप्लीट खुद रिवीजन कर ली है और रिवीजन के बाद अगर ये देख रहे हो, उम्मीद करता हूं कुछ फायदा हो रहा होगा। 50% भी अगर ये सेशन अभी साथ के साथ समझ में आ रहा है ना, इट मींस आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। बच्चा कह रहा है बैलेंस 50%, वो अभी नहीं आएगा, जब दूसरी बार रिवीजन करोगे वो तब आएगा। सर क्या सेशन 2 बार देखने? आंसर इज यस। एक बार तो मेरे साथ और एक बार दोबारा भी आपको देखने हैं, चाहे वो स्पीड फास्ट करके देखो, चाहे कैसे भी देखो, मुझे फर्क वो नहीं है, बट सेशन दोबारा जरूर देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। और फॉर्म नंबर की लिस्ट मैंने बना के डाल दी है, प्लीज फॉर्म नंबर डाउनलोड करके याद करने स्टार्ट कर दो, और नोट्स में से तैयारी स्टार्ट कर दो, रिवीजन करने स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, और सारे सेशन देखने स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग से, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, उम्मीद करता हूं प्लेलिस्ट आपको बहुत बड़ा फायदा देगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय माता दी, लव यू सो मच, बाय बाय।